नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपने जो टॉपिक चल रहा था परिसंचरण तंत्र, बात समझ में आ गई। ये अपनी क्या स्पेशल साइंस की क्लास है आपके पशु परिचर के लिए। इसके अलावा आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अपन क्या है साथ साथ में एनसीईआरटी भी करते चलते हैं, जिससे क्या है एनसीईआरटी से क्या काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन टू लाइन, तो वो क्वेश्चन भी अपन क्या साथ साथ में इंक्लूड करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, परिसंचरण तंत्र। ये तो आपको पता ही है। उसी कढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। पहले तो कल वाली क्लास की बात करेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है। तो मैंने कल आपको बताया था परिसंचरण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो गैस है, विटामिन है, पोषक तत्व है, कोई उत्सर्जित पदार्थ है, इनको क्या है शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीज आती है ये कल मैंने बताया था। तो इसमें क्या क्या आती है, एक तो क्या आता है, हृदय आता है, क्या आता है, हार्ट आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। एक तो हृदय आ गया, दूसरा ब्लड हो गया, रक्त नलिकाएं हो गई और लसिकाएं हो गई। ये क्या है परिसंचरण तंत्र में आती है। कल की क्लास आपने देखी होगी। उससे आगे अपन बात करेंगे रक्त के बारे में। तो रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में कल अपन ने बेसिक बातें कर ली थी। जैसे क्वेश्चन आता है सीधा सीधा एग्जाम में, रक्त का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान कितना होता है। तो 7.3 से क्या होता है 7.4 के मध्य होता है। बात समझ में आ गई। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति पूछे तो कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। कौन सी होगी, क्षारीय प्रकृति। बात समझ में आ गई। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है 7 से 8%। रक्त कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। इस प्रकार से अपन ने काफी चर्चा कर ली थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात कर लेते हैं अपन रक्त के बारे में। किसके बारे में, रक्त के बारे में। परिसंचरण तंत्र का पहला अपन उठा के चलेंगे, क्या चलेंगे, रक्त। ए पार्ट लेके चलेंगे रक्त। बात समझ में आ गई। कौन सा हो जाएगा आपके रक्त, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड। क्या बोलेंगे, ब्लड। बात समझ में आ गई। तो आज अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। अब देखो कल अपन ने इसकी बातें की थी तो वो दोबारा आपको लिखवाने की जरूरत है नहीं कि रक्त का पीएच मान आपको क्वेश्चन में पूछे कि रक्त का, काफी बार क्वेश्चन आता है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 से 7.4 के मध्य। बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे अपन बात करेंगे ये कौन सा उत्तक होता है, ये तरल संयोजी उत्तक होता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन ने बात करती है रक्त की प्रकृति। आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है कि रक्त की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय होती है। बात समझ में आ गई। रक्त के अंदर क्या है, रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, किसके कारण लाल रंग दिखाई देता है रक्त का। अपना खून है जो लाल रंग का दिखाई देता है, तो वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण क्या पाया जाता है, रक्त का रंग लाल पाया जाता है। जैसे पत्तियों का रंग, पेड़ की जो पत्ती है उनका क्या है, हरा रंग पाया जाता है, तो वो किस बढ़ने के कारण पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से मानव का जो खून है उसका लाल रंग पाया जाता है, किस वर्ण के कारण पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है ये भी मैंने बात बताई थी आपको। तो इसमें आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ गई। आगे मैंने आपको ये बताया था कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ये क्या है, जो ऑक्सीजन है उसका क्या है, वहन करता है। ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ये अपन ने कल बातें कर ली थी। कल वाली क्लास क्या इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे भी क्या है 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं वो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। चलो, तो अपना आज क्या रहेगा, परिसंचरण तंत्र में मैंने क्या क्या बताया था। एक तो रक्त बताया था, एक हृदय बताया था, एक रक्त नलिकाएं बताई थी, और एक क्या बताई थी, लसिकाएं। तो आज अपन किसके बारे में बात करेंगे, रक्त के बारे में। ये सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले वो टॉपिक लेके चलेंगे जिससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने ये बैच ढंग से देख लिया और साथ साथ में रिवीजन कर लिया तो साइंस में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो बात कर लेते हैं रक्त। रक्त की बेसिक बातें कर ली थी। अब देखो रक्त को क्या है, 2 भागों में बांटा है। किस किस प्रकार से रक्त में 2 चीज पाई जाती है। एक तो इसमें क्या होता है, रक्त के अंदर एक तो पाई जाती है प्लाज्मा। क्या पाई जाती है, प्लाज्मा। रक्त में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा। और दूसरी चीज क्या पाई जाती है इसके अंदर,
रक्त कणिकाएं। क्या पाई जाती है रक्त कणिकाएं? देखो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी को क्या साथ लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ी सी ये मत समझ लेना भाई सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ऊंचा लेवल पढ़ा रहे हैं। तो ये लेवल करोगे तो क्या आपके आगे आसानी से समझ में आ जाएगा और आप किसी भी एग्जाम के आगे तैयारी करोगे, ये बैच देखने के बाद में आपके साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। दूसरी क्या है रक्त कणिका, रक्त कणिका, रक्त कणिका, बात समझ में आ गई। अब देखो एक तो क्या होती है खून के अंदर प्लाज्मा और दूसरी चीज क्या होती है रक्त कणिकाएं होती है, बात समझ में आ गई। अब आपको पूछे कि प्लाज्मा किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है तरल अवस्था में। किस अवस्था में? तरल अवस्था में पाई जाती है। ये क्या होती है तरल रूप में, द्रव्य रूप में पाई जाती है, बात समझ में आ गई। चलो इसकी बात हो गई। प्लाज्मा किस रूप में पाई जाएगी? आपको तरल अवस्था में पाई जाएगी, ये चीज याद रखिए। रक्त कणिकाएं किस रूप में पाई जाएगी? रक्त कणिका ठोस रूप में। किस रूप में? ठोस। ये क्या है? ठोस के रूप में पाई जाती है रक्त के अंदर, बात समझ में आ गई। रक्त के अंदर जो द्रव्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? तरल रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है प्लाज्मा। और जो उसके अंदर ठोस चीज होती है वो क्या होती है? रक्त कणिकाएं। अब देखो रक्त कणिकाओं को भी अपन आगे अलग अलग बांटेंगे, जैसे उसमें क्या आता है WBC आता है, RBC आता है, प्लेटलेट आता है, इस प्रकार से क्या अलग अलग रक्त कणिकाओं को बांटेंगे, बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा। रक्त का कितना भाग होता है प्लाज्मा का? जैसे 100% रक्त है तो उसमें प्लाज्मा का कितना % भाग होता है वो बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा का कितना भाग होता है? 55% भाग होता है। कितना होता है? 55% क्या होता है? भाग होता है, बात समझ में आ गई। ये भाग किसका है? प्लाज्मा का। अब देखो रक्त कणिकाओं का कितना भाग बचेगा? जो बाकी शेष बचा वो क्या हो गया? रक्त कणिकाओं का। ये ठोस अवस्था में पाई जाती है और इनका भाग पूछे तो क्या जाएगा? 45% भाग पाया जाता है इसका। रक्त कणिकाओं का कितना भाग पाया जाता है? 45%। इन दोनों का अंतर कितना? 10% का, बात समझ में आ गई। जो तरल रूप से है वो क्या पाई जाती है? ज्यादा। तरल रूप से कौन सी पाई जाती है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना भाग पाया जाता है? 55% पाया जाता है। और रक्त कणिकाओं का कितना? 45% भाग पाया जाता है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई अपनी मेन बातें किसकी? प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं की, कि इसका कितना कितना भाग पाया जाता है, ये किस अवस्था में होती है। तो ये एक बार इसको आप क्या नोट डाउन कर सकते हो। फिर आगे अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में, बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, रक्त को कितने भागों में बांटा? दो कौन से? एक तो जो रक्त के अंदर क्या है, एक रक्त अपना क्या होता है? तरल होता है ना, तो एक तो तरल होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और जो ठोस रक्त के अंदर जो ठोस होती है उसको क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं। अब रक्त कणिकाएं को आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए रक्त कणिकाएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो आप सोचो ये रक्त की कणिकाएं हैं तो पता नहीं द्रव्य रूप में पाई जाएंगे, लेकिन ये किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। और आपको पूछे कि रक्त के अंदर प्लाज्मा किस अवस्था में, तो कौन सी अवस्था में? द्रव्य अवस्था में है। और रक्त कणिकाएं किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ये क्या? ठोस अवस्था में। आपको पूछे कितना भाग होता है प्लाज्मा का रक्त के अंदर, तो 55% भाग होता है। और अगर आपसे पूछे कि रक्त कणिकाओं का कितना भाग होता है, तो 45% भाग होता है, बात समझ में आ गई। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। चलो तो आगे बात करते हैं अपन प्लाज्मा के बारे में। बात समझ में आ गई। रक्त को कितने भागों में बांटा, ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है कितने भागों में बांटा क्या रखा, आपको सिर्फ ये याद रहना है प्लाज्मा है वो क्या? ठोस अवस्था में पाई जाती है। उसका रक्त के अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 55% पाया जाता है, बात समझ में आ गई। रक्त कणिकाएं क्या है? ठोस अवस्था में पाई जाती है और उसका 45% क्या है? पाया जाता है, बात समझ में आ गई। तो देखो आगे बात कर लेते हैं, क्या आप कंफ्यूज हो जाओ। प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा किसकी बात करेंगे अपन? प्लाज्मा। अब देखो रक्त का कितना % भाग पाया जाता है, देखो लिख लेते हैं, नोट्स बनाते चलना भाई। रुधिर का 55% क्या होता है? भाग होता है। 55% भाग किसका होता है? प्लाज्मा का होता है, बात समझ में आ गई। लिखो देखें, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा का होता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या लिखेंगे अपन? दूसरी बात लिखेंगे ये तरल अवस्था में, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है।
इसकी अवस्था कौन सी होती है? द्रव्य अवस्था होती है। बात समझ में आ गई? इसकी अवस्था कैसी होती है? द्रव्य होती है। बात समझ में आ गई आपको? चलो ये बात हो गई। इसके बाद में बात करेंगे कि प्लाज्मा है 100%, तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो अपन बात कर लेते हैं। ये किसकी बात हो गई? प्लाज्मा में 90% तक तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। बात समझ में आ गई? 90% तक तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। बात समझ में आ गई? प्लाज्मा में जल का भाग कितना होता है? 90% होता है। अगर 100% प्लाज्मा है तो उसमें 90% भाग किसका हो गया? जल का हो गया। बाकी क्या बचा? 10%। बाकी क्या बचा? आगे बात करते हैं। प्लाज्मा में 10% क्या पाया जाता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? देखो मैंने क्या बताया, प्लाज्मा है वो रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है? 55% भाग होता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद में बात करते हैं प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये तरल या द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% भाग तो किसका पाया जाता है? जल का पाया जाता है। किसका? पानी का। पानी का कितना भाग पाया जाता है? 90%। और प्लाज्मा में 10% भाग किसका पाया जाता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का। बात समझ में आ गई? इससे आगे बात करते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं प्लाज्मा के अंदर, अकार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थों की प्रकृति, क्षारीय होने के कारण प्लाज्मा क्षारीय प्रकृति की होती है। बात समझ में आ गई? देखो मैंने क्या बताया, जो अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और रक्त भी कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। क्वेश्चन आता है कि रक्त अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय प्रकृति का, तो रक्त की प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब देखो प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा के अंदर मैंने बताया कि 100% में से क्या है? 90% तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 100% में से क्या 90% तो जल पाया जाएगा। और प्लाज्मा में 10% क्या पाया जाएगा? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इनमें जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या है? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आ गई? उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण क्या है, जो प्लाज्मा है उसकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी? ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारीय, तो प्लाज्मा की प्रकृति भी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो तो भाई एक बार इसका नोट डाउन करो, दोबारा क्या रिवीजन करेंगे इसका, दोबारा समझाओ आपको। प्लाज्मा और रुधिर का कैसा है आपको यही याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और उसके बाद में क्या है, आपको एक बार रिवीजन और करना है, उसके बाद में आप नहीं बोल पाओगे। देखो प्लाज्मा में पहले बात करते हैं, प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? 55% भाग है। दूसरी बात आ गई इसकी अवस्था कैसी है? तरल या द्रव अवस्था है। अब तीसरी बात करें कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? इसमें जल पाया जाता है। एक तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? एक तो जल होता है और दूसरा क्या होता है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जल की मात्रा इसमें कितनी है? 90% है। और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 10% हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब आगे बात करें जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है, जिसके कारण प्लाज्मा की प्रकृति भी क्या हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। बात समझ में आ गई?
तो एक बार इसको चलो नोट डाउन करो, फिर आगे और बात कर लेते हैं थोड़ी। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कार्य, प्लाज्मा के कार्य। किसके कार्य? प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के कार्य क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या काम करता है, बात समझ में आ गई। चलो इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कार्य तो आप सभी को पता है, ये क्या है, रक्त को या रुधिर को क्या बनाता है, तरल बनाने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई। तरल बनाने का कार्य किसका होता है? प्लाज्मा का। पहला काम तो मुख्य कार्य ये हो गया, बात समझ में आ गई होगी। ये क्या करता है? रक्त को तरल बनाने का कार्य करता है। क्वेश्चन आ जाए रक्त को तरल बनाने का कार्य करता है, रक्त कणिकाएं प्लाज्मा, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? प्लाज्मा। बात समझ में आ गई। तो रक्त को तरल बनाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, दूसरा क्या काम क्या हो जाएगा? ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य भी करता है। थक्का बनाने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से करता है, जैसे आपके कोई चोट वोट लग जाए, खून बहने लग जाए, तो रक्त का क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा करता है। बात समझ में आ गई आपके। चलो अगला क्या है कार्य इसका? इसका तीसरा कार्य क्या हो जाएगा? ये रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गए? इसके मुख्य कार्य हो गए। देखो प्लाज्मा कार्य आपसे पूछे कि क्या क्या कार्य है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये रक्त को तरल बनाने का कार्य करता है, और ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गए? प्लाज्मा के कार्य हो गए। और अगर इसका रंग पूछे आपको तो इसका क्या होता है? रंग। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है प्लाज्मा का? तो हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पूछे तो क्या होता है? हल्का पीला पदार्थ होता है, हल्का पीला। बात समझ में आ गई। और कैसा होता है? चिपचिपा। चिपचिपा भी होता है। बात समझ में आ गई। हल्का पीला और चिपचिपा और साफ पदार्थ होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये बातें हो गई प्लाज्मा की, मुख्य बातें पूरी हो गई। इससे बाहर क्वेश्चन है आपके नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो दोबारा देखो, याद करो प्लाज्मा के बारे में मैंने क्या क्या बताया। पूरी क्लास का क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्लाज्मा अपने शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है, उसमें रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा का होता है। सबसे पहले ये बात करेंगे तो ये 55% भाग किसका होता है? प्लाज्मा का। बात समझ में आ गई। अब बात करें कि प्लाज्मा का अवस्था, प्लाज्मा की अवस्था कैसी होती है? ठोस होता है, द्रव्य होता है, किस प्रकार से होता है? तो ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में। बात समझ में आ गई। अब आगे बात करें, जो प्लाज्मा है तो उसमें क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा खुद के अंदर क्या होता है? 90% भाग तो किसका होता है? पानी का होता है, जल का होता है। बात समझ में आ गई। और 10% भाग होता है उसमें कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। अब इसमें से जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारीय, तो प्लाज्मा की प्रकृति भी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, उससे आगे अपन ने बात की थी कि प्लाज्मा कार्य क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा कार्य, एक तो मुख्य कार्य यही हो गया कि प्लाज्मा है जो रक्त को तरल बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये मुख्य कार्य तो ये हो गया, रक्त को तरल बनाने का कार्य। दूसरा क्या है? ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य भी करता है। जैसे आपके चोट वोट लग जाए, खून बहने लग जाए, तो क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बनाने का कार्य किसका है? प्लाज्मा का। उसके आगे बात करें, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, अपन ने बात की थी एक और रक्त कणिकाओं की। किसकी? रक्त कणिकाओं की। तो ये अपने खून के अंदर कितने % भाग में पाई जाती है रक्त कणिकाएं? 45% भाग किसका होता है? रक्त कणिकाओं का होता है। अच्छा, ये किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाएंगी ठोस अवस्था में। बात समझ में आ गई। तो देखो, इस प्रकार से अपन ने अध्ययन कर लिया। तो आज भी क्या आपके लिए छोटी सी क्लास है,
समय अपने पास काफी है। आप तो जितना पढ़ाता जाऊं उसको क्या है अच्छे से रटते चलना। बात समझ में आ गई? रटना है ही नहीं बिल्कुल, मैं आपको समझाते चल रहा हूँ 1 बाय 1। और इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपना कोर्स भी हो जाएगा और क्लासें भी लंबी नहीं होंगी और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अगर ये क्लासें आपने ढंग से ले ली तो आपका क्या है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा भाई इस साइंस में। तो और बाकी जैसे मैथ की क्लासें आ रही है, मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ की भी क्या है जिम्मेदारी मेरी है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं चैनल पे, और जो जीके क्लास आप देख रहे हो जीके की, जैसे राजस्थान का भूगोल चला रखा, उससे हाल ही में जो एग्जाम हुई थी किसकी 2 दिन पहले एग्जाम हुई थी, उनसे जो जीके क्वेश्चन आए तो क्या है सेम के सेम पहली क्लास से क्वेश्चन आए थे। तो जीके क्लास भी अच्छी क्लास है। तो चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।